Good evening, students. Today we will discuss next topic of thermodynamics, that is first law of thermodynamics. इसके previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था about the work done in an adiabatic process and work done in an isothermal process. Today we will discuss that is first law of thermodynamics. First law of थर्मोडायनामिक्स. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जीरोथ लॉ क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेट ए थर्मल इक्विलिब्रियम में विद अ सिस्टम सी एंड बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. कि अगर आपके पास दो सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज इट्स स्टेटमेंट, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ये क्या है हमारे पास, दैट इज अवर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एंड व्हाट इज अ डेल्टा क्यू? क्यू क्या हमारे पास होता है, दैट इज अ हीट, बट हियर इज द हीट गिवन टू द सिस्टम. एंड व्हाट इज डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम क्या था, व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इज दैट पार्ट विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. और सराउंडिंग क्या था हमारे पास, जो सिस्टम के बिना जो भी हमारा पार्ट है, दैट इज अवर सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या रहती है, एक बाउंड्री रहती है जो कि इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है. और वो जो बाउंड्री है वो हमारी एडियाबैटिक हो सकती है, इट शुड बी डायाथर्मिक, इट शुड बी इंसुलेटिंग. ओके, इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी. अब इस केस में देखिए, डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, अगर मैं उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, तब क्या होगा, जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है, तब भी हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बट अगर आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी. और अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम है, एक तो हमने सिस्टम को हीट दिया, तब क्या होगा, ये इंक्रीज होगा. अगर सिस्टम हीट दे रहा है, मतलब कि उसने क्या किया, अपनी हीट को लॉस किया, तब भी ये क्या होगा, इट शुड बी डिक्रीज. दैट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज. अब देखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारे पास, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. मेनली अभी तक हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं अप टू 9th एंड 10th, हमने दो तरह की एनर्जीज को मेन डिस्कस किया था, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है हमारे पास, ड्यू टू द मोशन. और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या किसके कारण आती है, इट शुड बी आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इट शुड बी ग्रेविटेशनल फील्ड, और ड्यू टू द हाइट हमारे पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है. अब अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि वो सिस्टम आपका एक तो रेस्ट में है, दूसरा उसके पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इट शुड नॉट हैव एनी एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल फील्ड, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ना उसके पास कोई ग्रेविटेशन फील्ड है, तब उसके पास जो सिस्टम होगा उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, इट शुड बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी. क्योंकि सिस्टम रेस्ट में है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. Since it has no external field, so its potential energy is also zero, and its total energy is, that is the internal energy.
अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी होती है, इसमें टोटल एनर्जी में लाइट एनर्जी भी आती है, साउंड एनर्जी भी आती है, हीट एनर्जी भी आती है, a lot of type of energies are there, but we have mainly discussed about the potential energy, kinetic energy, and the third one is internal energy. अब अगर मैं बात करूं किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसके कारण होती है? इट शुड बी ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स की बात हो रही है, तब हमारे पास जो एनर्जी आती है दैट इज द इंटरनल एनर्जी। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूं, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या मोशन पॉसिबल है? अब जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है, लाइक मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल मेरा स्ट्रेट मोशन करे, मीन्स जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी मेरे पास? वो सम है किसका? फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड क्या हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करे, एक ही जगह पे वाइब्रेशन करे। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण? वाइब्रेशनल, ठीक है, यूम 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 यूम, अगर वो वाइब्रेशंस कर रहे हैं। थर्ड क्या हो सकता है? अगर हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट, तो ये रोटेशन भी कर सकता है। एक तो इसका मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के, या फिर ये इस तरीके से स्पिन करे, रोटेट करे, तब हमारे पास इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्यों? किसके कारण है? रोटेशनल मोशन के कारण। प्लस इसके पास क्या हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी। लाइक अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? एक फोर्स लाएगी, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, किस किस के बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स लगेगी। प्लस एक क्या होती है हमारे पास? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बाइंड अप हो रखे हैं, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड अप हुए हैं। बाइंड अप होने के लिए इनको कुछ एनर्जी चाहिए होगी। अब हम जब कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, या फिर अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तब हमें क्या चाहिए? कुछ एनर्जी चाहिए, वी नीड सम एनर्जी। तो इस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। प्लस अप टू सोन मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज अ सम ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जीज, इट अकर्स ड्यू टू इन दी मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स में होती है या फिर एटम्स में होती है जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। बट इसकी जो कैलकुलेशन है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में है क्या? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। किसके कारण हो सकता है? स्ट्रेट लाइन मोशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, या उसके रोटेशन के कारण।
पोटेंशियल एनर्जी, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड वन इज बाइंडिंग एनर्जी प्लस अप टू सोन, और भी किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है विच इज इन इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एनर्जी है। अब अगर हम बात करें कि जो इंटरनल एनर्जी है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है हमारे पास, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या है कि डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, कि हमारे पास अमाउंट कितनी है मैटर की, मीन मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास। सेकंड, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि इट डिपेंड अपॉन, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। लाइक ये पीवी ग्राफ है, इसमें हमने क्या किया, लेट हमारा ये वाला पाथ है 1 2, इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी और फाइनल पोजीशन क्या है, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि उसने ए पाथ को फॉलो किया और उसने बी पाथ को फॉलो किया, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। थर्ड वन क्या है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस है अगर हमारे पास, तो जिस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए वही पॉइंट पे हम क्या होंगे, वापिस आएंगे। सो जो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी में दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस में इंटरनल एनर्जी इनिशियल। इसमें क्या है कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वही तो हमारा फाइनल पॉइंट बना, मीन्स यूएफ माइनस में यूएफ विच इज इक्वल टू जीरो। सो साइक्लिक प्रोसेस है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम आइडियल गैसेस की बात करें, अच्छा अगर हमें इसी को लिखना हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, अगर हमारे पास छोटा सा चेंज है इंटरनल एनर्जी में तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस में डी डब्ल्यू, फिर हमारे पास जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा और जो हीट हम सिस्टम को देंगे वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। अब आइडियल गैस की अगर हम बात करें, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, वेयर एन क्या होता है हमारे पास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, CV क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V यहाँ पे क्या बता रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T क्या है हमारे पास, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज अवर हीट। अब जो CV है हमारे पास, CV किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू F बाय R। F क्या है यहाँ पे डिग्री, सॉरी इट इज इक्वल टू F बाय 2R, F बाय 2 इंटू में R। F क्या है यहाँ पे, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो इसकी वैल्यू है इट डिपेंड अपॉन द गैसेस, कि आपके पास गैस कैसी है। लाइक हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज हो सकती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है लाइक हीलियम, जीनॉन एटसेट्रा, तब इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3। अगर हमारे पास डायएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक मीन्स लाइक ऑक्सीजन, तब इसकी वैल्यू होती है 5। और अगर हमारे पास ट्राइएटॉमिक गैस है लाइक हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, देन इसकी वैल्यू होती है आपके पास 6। और जो R होता है इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.313 जूल पर मोल केल्विन। और अगर हम कैलोरीज में बात करें इसकी वैल्यू की, तो ये वैल्यू होती है आपके पास 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कई बार हमारे पास ये हमारे पास गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट प्रेशर है। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T,
Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला होता है, वेयर m क्या होता है हमारे पास, मास। यहाँ पे m क्या है हमारे पास, दैट इज अ मास। c क्या है अगेन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी अगेन सेम, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। और जो c होता है इट कैन बी cp और cv। cv के लिए तो अभी मैंने बताया कि इट कैन बी टेक एनी वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक। और cp जो होता है दैट इज इक्वल टू cv प्लस r। cv पहले हम फाइंड आउट करेंगे, f by 2 into में r, then put value of cv here, we can calculate cp. It depend upon the concept that what we have to given. क्लियर है। एंड सेकंड चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क हो रहा है सिस्टम पे देन इट शुड बी पॉजिटिव, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम then it should be negative. And if work is done on the system then internal energy increases, and if work is done by the system then internal energy decreases. So this is all about the first law of thermodynamics. If anybody have doubt then ask me, and watch this video carefully. Thank you.